तो दोस्तों आज हो गया 24 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि वो मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे थे। हालांकि रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस की कार्रवाई को टारगेटेड अटैक मानता है और उसका कहना है कि इन आरोपों को वो झूठा साबित करके दिखाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अर्नब गोस्वामी ने टीवी पर मुंबई पुलिस पर चीखते हुए नजर आए थे। वो टीवी पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को 1-to-1 बात करने की चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि परमवीर सिंह टीआरपी कांड में फंस गए हैं। मेरे सहयोगी से सवाल करते हो तो मेरे साथ 1-to-1 बात करो, जांच करो, लेकिन मेरे खिलाफ अगर गलत आरोप लगाने की कोशिश की, अगर संविधान का उल्लंघन किया या अपनी वर्दी की मर्यादा नहीं रखोगे तो याद रखना मैं क्या पूरे भारत तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ऐसा अर्नब गोस्वामी ने कहा था। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने कल से बिहार चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने कल सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 और कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम के साथ मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बिहार में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और कृषि संबंधी 3 नए कानूनों पर कांग्रेस सहित विपक्ष के रुख की कड़ी आलोचना की और कहा है कि देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। मोदी ने आरोप लगाया है कि विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए हैं और आजकल ये लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी पर हमले के साथ की उन्होंने चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, साथ ही बेरोजगारी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों का कर्ज माफ किया गया। मोदी अडानी और अंबानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो देश 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों पर आक्रमण करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 22 दिनों में कोरोना फ्री हो जाएगा। मैं फरवरी से कह रहा हूं कि भारत के गरीब मजदूर किसानों को कोरोना से काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। पीएम मोदी ने कहा था कि 22 दिन में हम कोरोना को ख़त्म कर देंगे। आखिर कैसे? बर्तन बजा के, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाने से? आपने भी सोचा होगा कि वो कह रहे हैं तो कर लेते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने हो गए, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या पंजाब। जैसे हमारे जवान लद्दाख में खड़े थे, बिहार के मजदूर देश के लिए पसीना बहा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आपको एक दिन का भी समय नहीं दिया, लॉकडाउन लगा दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि बिहार के मजदूर को पैसे कहां से आएंगे, कहां से वो खाना और पानी लाएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी आज से करेंगे बिहार में जनसभा। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी पर तंज कसते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा, पीएम कम से कम ये बता दें कि इंसान की ज़िंदगी चाहे बिहार, यूपी या गुजरात की हो, संविधान के लिहाज से सभी की ज़िंदगी बराबर है। तो किस तरह की राजनीति पीएम मोदी कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही वैक्सीन दी जाएगी, अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या वो वैक्सीन नहीं देंगे? आज की पांचवी बड़ी खबर। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन बर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों की, आवाम की और मसाजिदों से ऐलान का नतीजा, बुज़ुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत में कहूँगा तो हम कई जानों को बचाने में कामयाब हुए। पानी रात के 1 बजे से जो जाता रहा, सुबह फजर के बाद तक भी उसमें बहाव में तेज़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक पानी का बहाव में कमी आई और कई गलियों में से पानी खारिज हो गया और चला गया। लेकिन पानी के जाने के बाद जो तबाहकारियाँ थीं, उसको देखकर न सिर्फ अफसोस होता है बल्कि देखकर आँख से आंसू निकल जाते हैं और दिल भर जाता है कि ज़िंदगी की सारी
پونجی کمائی محنت چند لمحوں میں لوگوں نے ان سب کو کھو دیا، اور آن کے کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ مکمل جو گھر تباہ و برباد ہوا ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور پھر جو تھوڑا بہت گھر میں ٹوٹا یا دیوار ٹوٹی یا گرا یا نقصان ہوا ان کو 50,000، اور جن جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا ان گھروں کو، ہر خاندان کو ان کے آدھار کارڈ اور دوسرے تفصیلات لینے کے بعد 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ صدر مجلس کی بروقت نمائندگی اور ریاستی چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ صاحب کا اعلان، بروقت اعلان، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو تباہی و بربادی حافظ بابا نگر کے علاقے میں، پھر اس کے بعد گلشن اقبال، نصیر نگر، سعادت نگر، غازی ملت، الجبیل، السرور اور یہ چندرائن گٹے کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، 10,000 اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن وقتی اور بروقت ایک مدد، ایک راحت حکومت کی جانب سے پہنچائی گئی ہے، اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اس 10,000 میں اور مزید اضافہ کریں گے، اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کریں گے۔ حکومت کی جانب سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور مسلسل اپنے دوروں میں نے دیکھا ہے کہ جو تباہی و بربادی اور جس طریقے سے لوگوں کا سب کچھ پانی میں چلا گیا، اس کے بعد سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوئی امدادی کام میں حصہ لیں گے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھی۔ نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر پکا کر تقسیم کیا تھا۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ مدد کریں۔ تو سب سے پہلے جانوں کو بچانے کا کام ہوتا ہے سیلاب میں، تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی آنے کے بعد جو گندگی جو آ جاتی ہے، جو کیچڑ آ جاتا ہے، اور پھر جو سامان جو خراب ہوتا ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر لا کر ڈالتے ہیں، اس کی صفائی پر توجہ دینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ جو کیچڑ تھا، جو گندگی تھی، جو لوگ چل بھی نہیں پا رہے تھے، پانی تو خیر کم ہوا، بعض تھوڑے گلیوں میں ابھی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ شاید کل تک وہ 2-4 گلیوں سے بھی پانی اتر جائے گا۔ لیکن جو گاربیج جو ریموو ہوا اور دوسرے چیزیں جو صاف صفائی کا کام جو ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج تک، تو قریب 4,000 ٹن کچرا، کیچڑ اور یہ ساری گندگی جو تھی وہ نکالی گئی۔ اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے،
اور اس کے لیے روز